हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री माइनर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और क्योंकि हिस्ट्री माइनर्स का आप लोग का सिलेबस भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ और क्योंकि बाज़ार में किताब भी अच्छे से मिल नहीं रहा है जो कि पूरी तरह से सिलेबस पर बेस्ड हो, तो इसी वजह से मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ और जो आपके सिलेबस पर बेस्ड है और सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली क्या था और इसकी विशेषताएं लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनसबदारी प्रणाली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ जान लीजिए कि अकबर मनसबदारी प्रथा शुरू किसने किया था। वो शुरू किया था अकबर ने। अकबर ऐसा शासक था, ऐसा मुगल शासक था जो बहुत सहिष्णु था, यानी कि समझिए कि धर्म के मामले में यह सभी लोगों को, सभी धर्मों को साथ लेकर चलता था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मनसबदारी प्रणाली जो है क्या था और इसकी विशेषताएं। ठीक है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसबदारी प्रणाली को की औपचारिक रूप से शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। अगर शुरुआत बोला जाए तो सबसे पहले शुरुआत अकबर ने किया था। देखिए जान लीजिए, सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मनसबदारी प्रणाली होता क्या था। देखिए, जो राजा जैसे इसने शुरू किया था अकबर ने ये प्रथा शुरू किया था ना। उसने समझ लिया कि एक आदमी होता है, ये हुआ मनसब, इसको मनसब कहते हैं। ये एक दूसरा आदमी हुआ, इसे एक मनसब हुआ। तीसरा आदमी एक मनसब, यानी कि जो मनसब आदमी, एक मनसबदारी, मनसब जो होता है एक तरह का एक पोस्ट है। समझिए कि किसी पोस्ट में जो जॉब करता है, तो इस तरह से अलग अलग मनसब होते हैं। 4 नंबर मनसब, बहुत सारे मनसब होते हैं और उस मनसब के अंतर्गत बहुत सारे सैनिक होते हैं। इस मनसब के अंदर बहुत सारे सैनिक होते हैं, इस मनसब के अंतर्गत बहुत सारे सैनिक होते हैं। यानी कि मनसबदारी प्रथा में यही होता है, एक बहुत सारे मनसब चुने जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सैनिक होते हैं और वह बहुत सारे काम को नियंत्रित करते हैं। जैसे खेती बाड़ी होता है, उससे कर वसूली, जो लोगों से कर वसूली करना है, ये सब सारे काम ये मनसब करते थे। ठीक है, मनसब यानी कि मनसब एक तरीका से पोस्ट होता है और मनसब जो होते हैं, ये जो लोग, जो मनसब लोग जो चुने जाते हैं, वो उसके अपने योग्यता के अनुसार चुने जाते हैं। ऐसा नहीं कि वंशानुगत है कि उसका बेटा एक आदमी मनसब बना तो उसका बेटा ही मनसब बने, ऐसा कुछ नहीं है। अपने योग्यता के हिसाब से जो अच्छा से टैलेंटेड आदमी होता था उसी को मनसब बनाया जाता था। ठीक है, तो आंसर को पूरा अच्छे से देख लेते हैं अब से। चलिए देखिए, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मनसबदारी प्रणाली की औपचारिक रूप से शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। उसने इस प्रणाली को मुगल साम्राज्य की मजबूती का मूल आधार बनाया। जो समझ लीजिए, जो मुगल साम्राज्य था उसमें एक तरीका से सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाला चीज़ था यही मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मनसबदार का को सीधे अर्थ एक रैंक या एक पद से लगाया जाता है। समझिए, मैंने पहले ही बताया कि एक तरीका से एक रैंक होता था या फिर एक पद यानी कि एक पोस्ट होता है, एक पोस्ट में उसको जॉब मिलता है। इस तरीके से समझिए, जॉब समझिए। लेकिन मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत यह किसी मनसबदार के पद या उसके मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उसके ओहदे को इंगित करता था। ठीक है, यानी कि ये एक जो पोस्ट होता था, इससे ये पता चलता है कि किस ओहदे में और किस पोस्ट में वो काम करता है। ठीक है, ओहदा क्या होता है, उसका एक पोस्ट होता है, उसका एक समाज में एक ऊपर लेवल का एक मतलब समझिए कि उसका एक उसका इज्जत हो, समझ लीजिए। ठीक है, कोई इंगित करता है। मनसबदारी प्रणाली वस्तुत एशियाई उत्पत्ति से संबंध रखती थी। एशियाई उत्पत्ति, ये तो लग रहा है कि जो मनसबदारी चीज था वो एशियाई बात है। ठीक है, एशिया में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन भारत में उत्तरी क्षेत्र में इसे सर्वप्रथम लागू करने का श्रेय बाबर को जाता है। अगर उत्तर भारत में अगर सबसे पहले शुरू किया था तो बाबर ने किया था। ठीक है, यानी कि अकबर से पहले ही उत्तर भारत में शुरू कर दिया था बाबर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन देखिए, बाबर ने सबसे पहले शुरू तो किया था एकदम स्टार्टिंग में, लेकिन अकबर जो बाद में आया, ये अकबर, उसने इसको बहुत मजबूती प्रदान किया। मनसबदारी प्रणाली को पूरी तरीके के एक व्यवस्थित क्रम में रखा ताकि सही तरह से समझ में पाए कि समझ में आ जाए कि ये होता क्या है। ठीक है, संस्थागत तौर पर मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नागरिक और सैन्य विभाग दोनों क्षेत्रों में लागू किया। यानी कि ये नागरिक क्षेत्र में भी लागू किया और सैनिक विभाग में भी लागू किया। मैंने बताया ना, मनसब के अंदर बहुत सारे सैनिक होते थे और इनको अलग अलग फील्ड दे दिया था। उन फील्ड को उसको देखना था, किसानों को देखना था, काम देखना था कि वो लोगों पर लोगों से कर भी वसूला करते थे, अपना सैनिक रहते थे ताकि वो मतलब कभी कोई ऐसा होता ना कि कोई आदमी अगर कर नहीं देता तो अपने सैनिकों के थ्रू वो दबाव बना के कर लेते थे। ठीक है,
देखिए, प्रत्येक मनसबदार को उसकी सेवा के बदले में कुछ भूमि जागीर के रूप में प्रदान की जाती थी। यानी कि मनसबदार होते थे, जो मनसब होते थे, उन्हें उसे अपने काम के बदले में, वो जो काम करे उसके बदले में कुछ जागीर ज़मीन दिया जाता था, जो उसके वेतन के रूप में भी होता था। या तो समझ लीजिए कि अगर ज़मीन दिया तो उस समझ लीजिए उसका एक वेतन हो गया उसका। इस जागीर से मनसब सही प्रकार के कर अथवा अन्य कर भी वसूल करने का अधिकार था। यानी कि जो जागीर दिया था, मान के चलिए ज़मीन दिया गया, ठीक है, एक बहुत बड़ा ज़मीन होता था, ठीक है, और इसके अंदर का जितना भी खेती बाड़ी लोग करते थे, उनसे अगर कर का वसूली यही मनसबदार ही करते थे, ठीक है। देखो, जो कि सम्राट के द्वारा उसके प्रदान किए गए अधिकार को दर्शाता है। ज्ञातव्य है कि उस जागीर से प्राप्त की गई राशि में से मनसबदार के वेतन को काट दिया जाता है और उसके बाद बचा हुआ राजा को दिया जाता है। देखिए, जितना भी इस जागीर के अंतर्गत जितना भी लोग खेतीबाड़ी करते हैं, उनसे जो कर लिया जाता था, तो मनसबदार अपना हिस्सा काट लेता था और जो बचता था उसे राजा के हाथों में दे देता था, राजा के हाथों में, ठीक है। यह लिखा हुआ है, देखिए, और जो शेष बची हुई राशि को मनसबदार को मुगल खजाने में जमा करना पड़ता है। यानी कि अपने खले मनसबदार अपना राशि काटने के बाद जो बचा उसे मुगल के खजाने में जमा कर देता था। मनसबदार को उस जागीर से प्राप्त राशि में से अपने घुड़सवार सेना को भी बनाए रखना पड़ता था, ठीक है। जो उसके बाद जो कि मनसबदार होता था, उसका तो अपना सैनिक होता था, और अपने सैनिकों का जो वेतन होता था या फिर जो भी खर्चा होता था, घोड़े को रखने का, घोड़ा चलाने वाले आदमी को जो भी खर्चा आता था, उसे मनसबदार को ही वहन करना पड़ता था। यानी कि जितना भी खर्चा होता उसे अपने कर में से काट के रखना पड़ता था, ठीक है। मनसबदार अपने घुड़सवारों को नकदी और जागीर के रूप में भी वेतन देता था। यानी कि अपने जो घुड़सवार लोग होते हैं, जो घोड़ा उसका चलाते थे, उसे या तो जागीर दे देता था या फिर नकद के रूप में कुछ पैसा भी देता था। पैसा उस समय क्या चलता था, सोना चांदी सिक्के वगैरह चलते थे, ठीक है, ये सब देते थे उस समय, ठीक है। नकदी प्राप्त करने वाले घुड़सवार को नकदी घुड़सवार और जागीर प्राप्त करने वाले को घुड़सवार और जागीरदार घुड़सवार कहते हैं। देखिए, जिन घुड़सवारों को अगर नकद मिलता था, नकद, तो उसे नकदी घुड़सवार कहते थे, और जिन्हें जागीर मिलता था यानी कि जमीन मिलता था, तो उसे जमीन जागीरदार घुड़सवार कहा जाता था, ठीक है। अकबर के अधीन मनसबदारी प्रणाली कृषि और जागीरदारी प्रणाली का ही एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। चलिए आगे देखते हैं कि मुगल शासन में मनसबदारों की संख्या कितनी थी। तो देखिए, बता रहा है कि अकबर काल के शासनकाल में लगभग 1800 मनसबदार थे। जान लीजिए, 1800 मनसबदार लगभग उस समय काम करते थे। और अकबर ने तो इसको शुरू किया, अकबर के समय में ज़्यादा व्यवस्थित हुआ, लेकिन उसके बाद औरंगजेब भी आया था। उसके समय में लगभग 14,500 के आसपास मनसबदार थे। समझ लीजिए कि अकबर के समय से लेकर औरंगजेब के समय तक भी मनसबदारी प्रणाली था, ठीक है। तो देखिए, मनसबदारी प्रणाली में जो मनसबदार बनता था कोई भी आदमी, तो उसमें भर्ती कैसे होता था। तो मनसबदार कोई भी बनता है तो उसको भर्ती होने का तरीका क्या है। पहला तरीका दिया हुआ है, मनसबदार की भर्ती और पदोन्नति की शक्ति मुगल सम्राट के हाथों में थी। अगर किसे मनसबदार बनाना है, ये मुगल सम्राट के हाथों में होता है, किसे चुनना है नहीं चुनना है। आमतौर पर मनसबदारों की भर्ती भी मीर बख्शी के सुझावों के आधार पर उसके दरबार में मीर बख्शी होते थे, एक दरबारी थे मीर बख्शी, उसी के सुझाव के अनुसार लोगों को चुना जाता था। दूसरा कंडीशन ये रहता था कि मुगलों ने सभी जातियों और धर्मों के लोगों को सरकारी नौकरी में नामांकन किया था, ठीक है। सभी धर्मों को, ऐसा नहीं है कि एक धर्म को, सभी धर्म के लोगों को मनसबदार बना सकते थे, वो अपनी योग्यता के हिसाब से। शाही सेवा में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति को एक रईस के माध्यम से याचिका दायर करनी पड़ती थी, और जो सम्राट को एक तजवीज़ के भेंट करता था। यानी कि अगर ऐसा भी आदमी होता था जो खुद बनना चाहता है, मनसबदार बनना चाहता था, तो वो एक तरीके से एक एप्लीकेशन जमा करता था। उस एप्लीकेशन को सम्राट जो है देखते थे, और उसके हिसाब से उसे अगर सही लगता था तो उसे चुन लेते थे मनसबदार के रूप में, ठीक है। उसके अलावा और एक तरीका था तजवीज़, एक अमीर व्यक्ति द्वारा सम्राट को प्रस्तुत की गई एक याचिका थी, जिसमें एक आवेदक को मनसबदार के रूप में भर्ती करने की सिफारिश होती। यानी कि तजवीज़ समझ लिए एक तरीका से एक एप्लीकेशन लेटर है, ठीक है। एप्लीकेशन लेटर, कोई आदमी बनना चाहता है अगर मनसबदार, तो एप्लीकेशन लेटर सम्राट के सामने प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि वो मनसबदार बनने के इच्छुक होता है, ठीक है। तो हमने पूरी तरह से मनसबदारी व्यवस्था को अच्छे से समझ लिया इस वीडियो में, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।